अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्त सवाल कर रहे हैं कि क्या कोरोना की वैक्सीन उन्हें लगवानी चाहिए, क्या इसके कोई नुकसानात तो नहीं हैं। आज की वीडियो में आपके तमाम सवालों के जवाबात देने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अहमद है। दोस्तों, अमेरिका के इदारे सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिसेस ने फाइज़र की बायोएनटेक और मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन्स के हवाले से कुछ रिकमेंडेशंस और हिदायत जारी की हैं। लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कोविड-19 के ख़िलाफ़ बनने वाली वैक्सीन्स काम किस तरह करती हैं। इस बात को समझने के लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि हमारा जिस्म बीमारी का मुकाबला किस तरह करता है। जब जरासीम जैसे कि कोरोना वायरस हमारे जिस्म पर हमला करते हैं तो वो तादाद में बढ़ना शुरू कर देते हैं। जरासीम के इस हमले को इन्फेक्शन कहते हैं। हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम इस इन्फेक्शन से बचने के लिए बहुत से जतन करता है। खून में मौजूद सफ़ेद खलिए, जिन्हें मुदाफ़ियाती खलिए या वाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है, ये सब मिलकर इन्फेक्शन से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लड़ते हैं। मिसाल के तौर पर मैक्रोफेजेस सफ़ेद खलियों की वो किस्म है जो जरासीमों को निगलने की सलाहियत रखते हैं। ये मरने वाले सेल्स को भी निगल लेते हैं, लेकिन मैक्रोफेजेस अपने पीछे जरासीमों के उस हिस्से को छोड़ जाते हैं जिन्हें हम एंटीजेंस कहते हैं। जिस्म एंटीजेंस को ख़तरनाक समझते हुए एंटीबॉडीज़ तैयार करता है जो कि इन एंटीजेंस पर हमला कर देती हैं। ये तो हो गया मैक्रोफेजेस का काम। फिर सफ़ेद खलियों की एक किस्म बी लिम्फोसाइट्स भी है। ये भी मुदाफ़ियाती खलिए हैं और इनका काम एंटीबॉडीज़ पैदा करना होता है, और ये एंटीबॉडीज़ इन एंटीजेंस या वायरस के बचे कुचे हिस्सों को निशाना बनाती हैं जो कि मैक्रोफेजेस ने पीछे छोड़े थे। तो मैक्रोफेजेस और बी लिम्फोसाइट्स के बाद आ जाते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ये सफ़ेद खलियों की वो किस्म है जो जिस्म के उन सेल्स पर हमला करती है जो पहले से ही वायरस के हमले से मुतासिर हो चुके हों। जब किसी शख्स पर वायरस का पहला हमला होता है और उसे कोविड-19 की बीमारी हो जाती है तो उस वक्त बाज़ औक़ात कई दिन और कई हफ्ते भी लग सकते हैं इस बात में कि जिस्म उन तमाम फाइटिंग टूल्स को बना सके या इस्तेमाल कर सके जिनका ज़िक्र मैंने अभी किया है, और इन्फेक्शन ख़त्म होने में भी वक्त लग सकता है। इन्फेक्शन के ठीक हो जाने के बाद जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम उस सारे अमल को याद रखता है कि किस तरह एक वायरस आया था और जिस्म ने किस तरह से उसका मुकाबला किया था। इस याद रखने के अमल को कुछ टी लिम्फोसाइट्स, जिन्हें मेमोरी सेल्स भी कहते हैं, ये सेल्स इस याद रखने के अमल को परवान चढ़ाते हैं, और जब भी दोबारा उसी तरह का वायरस हमला करता है जिस्म पर तो इन मेमोरी सेल्स या टी सेल्स की वजह से फौरी तौर पर बी सेल्स हरकत में आ जाते हैं और एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं जो कि वायरस पर हमला कर देती हैं, और इस तरह दूसरी बार इन्फेक्शन होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। अब ज़रा कोविड वैक्सीन की तरफ आ जाएं। कोविड वैक्सीन हमारे जिस्म में मुदाफ़ियत पैदा करने में हमारी मदद करती हैं, लेकिन कुछ इस तरह कि हमारा जिस्म बीमारी का शिकार भी ना हो और मुदाफ़ियत भी पैदा हो जाए। इस वक्त कोविड-19 की जितनी भी वैक्सीन दस्तयाब हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमें महफूज बना रही हैं। इनके मैकेनिज़्म मुख्तलिफ सही, लेकिन ये तमाम वैक्सीन जिस्म में टी सेल्स और बी सेल्स के बढ़ावे का बायस बनती हैं। टी सेल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, वायरस को याद रखते हैं, और बी सेल्स जो वायरस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो दोस्तों, वैक्सीन लगने के बाद जिस्म में टी सेल्स और बी सेल्स बनने में कुछ वक्त भी लग सकता है, और मुमकिन है कि वैक्सीन लगने से कुछ पहले या फ़ौरन बाद अगर कोई शख्स वायरस से एक्सपोज हो जाए तो उसे कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि अभी फौरी तौर पर जिस्म में टी सेल्स और बी सेल्स नहीं बने होंगे। इसलिए वैक्सीन लगवाते ही ये नहीं समझना चाहिए कि हम अगले ही दिन महफूज हो गए।
एहतियात उसी तरह करनी पड़ेगी, जैसे मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, हुजूम में नहीं जाना और हाथ वगैरह धोते रहना या सैनिटाइज़ करना है। इसके अलावा वैक्सीन लगने के बाद जिस्म में मुदाफ़ियाती निज़ाम बेदार होने की वजह से हमें बुखार भी हो सकता है, लेकिन ये वैक्सीन लगने की नॉर्मल अलामात हैं और इनसे घबराना नहीं चाहिए। इस वक्त वैक्सीन की 3 मेजर टाइप्स मार्केट में मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि ये तीनों वैक्सीन्स किस तरह काम करती हैं। mRNA या मैसेंजर आरएनए वैक्सीन वो वैक्सीन है जिसमें कोविड-19 वायरस का वो हिस्सा शामिल किया जाता है जो दरअसल कोविड-19 की इन्फेक्शन करने का बायस होता है। ये वैक्सीन हमारे जिस्म के खलियों को हिदायत देती है कि वो वायरस के ख़िलाफ़ प्रोटीन्स बनाएं, और जब हमारे जिस्म के खलिए प्रोटीन्स की कॉपीज़ बनाते हैं तो वो वैक्सीन में मौजूद जेनेटिक मटेरियल को तबाह कर देती हैं। हमारा जिस्म इस बात को यकीनी बना लेता है कि ये प्रोटीन्स अब मज़ीद वहाँ नहीं होनी चाहिए और जिस्म तेज़ी से टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स बनाना शुरू कर देता है, जो कि वही काम करते हैं जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि टी लिम्फोसाइट्स याददाश्त रखते हैं और बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और जिस्म वायरस के आइंदा हमलों से महफूज हो जाता है। दोस्तों, वैक्सीन की दूसरी किस्म प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कहलाती है। इस वैक्सीन में वायरस के वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि नुकसानदेह नहीं होते। जब ये वैक्सीन जिस्म में दाखिल की जाती है तो जिस्म इसको वायरस के तौर पर लेता है और फ़ौरन टी सेल्स और बी सेल्स बनाना शुरू कर देता है और मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत मुदाफ़ियाती निज़ाम फ़ाल हो जाता है। वैक्सीन की तीसरी किस्म वेक्टर वैक्सीन है। इस वैक्सीन में ज़िंदा मगर कमज़ोर किया गया वायरस होता है, लेकिन ये वो वायरस नहीं होता जो कि कोरोना की बीमारी कर सकता है। ये एक और वायरस होता है जिसमें कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल दाखिल किया जाता है और ये जेनेटिक मटेरियल दाखिल करके इसे कोरोना वायरस जैसा बनाया जाता है, इसलिए इसे वायरल वेक्टर कहा जाता है। वायरल वेक्टर वाली वैक्सीन हमारे जिस्म में जब दाखिल की जाती है तो इसमें मौजूद जेनेटिक मटेरियल हमारे जिस्म के खलियों को हिदायत देता रहता है कि वो ऐसी प्रोटीन बनाएं जो इस वायरस के ख़िलाफ़ काम कर सकती हों। तो हमारा जिस्म प्रोटीन्स की वो कॉपीज़ तैयार करता है जो कि जिस्म में टी सेल्स और बी सेल्स के बढ़ावे का बायस बनती हैं और इस तरह हम वायरस के आइंदा हमलों से महफूज हो जाते हैं। इस वक्त तक ज़्यादातर वैक्सीन्स के कम से कम 2 शॉट्स लगवाना ज़रूरी हैं। पहले शॉट के नतीजे में जिस्म में प्रोटीन बनना शुरू होती है और चंद हफ्तों के बाद दूसरा शॉट लगवाने से मुदाफ़ियत में इजाफा हो जाता है। दोस्तों, फाइज़र की वैक्सीन के लिए जो एज ग्रुप है वो है 16 साल से ज़ायद और मॉडर्ना की वैक्सीन 18 साल से ज़ायद के अफराद को लगाई जा रही है। फ़िलहाल मैसेंजर आरएनए वैक्सीन बच्चों में नहीं लगाई जा रही, लेकिन तहकीक जारी है और कल को ऐसी वैक्सीन्स आ सकती हैं जो कि बच्चों में भी लगाई जा सकती हों। फाइज़र की वैक्सीन 30 माइक्रोग्राम की एक डोज़ यानी 0.3 ml अगर आज लगाई गई है तो फिर 21 दिन के बाद दूसरी डोज़ लगवाना होगी, जबकि मॉडर्ना की 100 माइक्रोग्राम की एक डोज़ यानी कि 0.5 ml अगर आज लगवाई है तो दूसरी डोज़ 28 दिन के बाद लगवाना ज़रूरी है। ये जो दोनों डोजेस के दरमियान वक्फा है ये मुकर्ररा मियाद से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी वजह से अगर अरसा ज़्यादा गुजर जाए तो 42 दिन तक इस ड्यूरेशन को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर भी अगर पहली डोज़ और दूसरी डोज़ के दरमियान वक्फा किसी वजह से 42 दिन से भी ज़्यादा हो गया है तो नए सिरे से वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बारे में अभी तक कोई स्टडीज़ नहीं हुई हैं कि इसका क्या इफ़ेक्ट होगा अगर वैक्सीन दरमियान में छोड़ के दोबारा नए सिरे से लगवा ली जाए। तो इस पर अभी तहकीक जारी है कि ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जो रेकमेंडेड और शेड्यूल टाइम है वैक्सीन लगवाने का उसे फॉलो किया जाए। इसके अलावा अगर किसी शख्स ने एक किस्म की वैक्सीन की पहली डोज़ ली है तो दूसरी डोज़ भी उसी किस्म की वैक्सीन की लगवानी होगी। ये नहीं हो सकता कि पहली डोज़ तो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन की लगवाई है और दूसरी डोज़ जो है वो वेक्टर वैक्सीन की लगवा ली जाए। ये गलत होगा, यानी प्रोडक्ट एक ही होनी चाहिए और एक ही किस्म की वैक्सीन की दोनों डोजेज़ लगनी चाहिए। इस सिलसिले में जाहिर है कि वैक्सीन लगवाने वालों को कार्ड वगैरह दिए जाएंगे जिन पर वैक्सीन का नाम और दूसरी डोज़ की तारीख वगैरह लिखी होगी। दोस्तों, अब देखते हैं कि क्या वैक्सीन उन लोगों को लगवाई जानी चाहिए जिन्हें एक बार पहले कोविड का इन्फेक्शन हो चुका हो।
जी हाँ, वो तमाम लोग जिन्हें चाहे सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक कोविड हो चुका है उन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए और उसके लिए एंटीबॉडीज़ टेस्टिंग की भी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी शख्स को इस वक्त कोविड-19 हुआ है तो उसको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, बल्कि उसकी रिकवरी तक इंतज़ार किया जाएगा, उसके बाद वैक्सीन लगवाना होगी। याद रखिए कि अगर किसी को कोविड-19 की इन्फेक्शन हो चुकी है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उसके जिस्म में सारी ज़िंदगी के लिए मुदाफ़ियत पैदा हो चुकी है। मुदाफ़ियत के सिलसिले में जो एंटीबॉडीज़ जिस्म में पैदा होती हैं वो हर शख्स में मुख्तलिफ होती हैं। तो मुमकिन है कि किसी को अगर कोविड की इन्फेक्शन हुई है तो उसके जिस्म में कुछ महीनों के बाद एंटीबॉडीज़ का लेवल कम हो जाए, इसलिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। और ये बात हमारे फिजिशियंस के लिए भी जानना ज़रूरी है कि अगर किसी शख्स को वैक्सीन लगने के बाद कोविड हो जाए, क्योंकि मैंने बताया है कि वैक्सीन की वजह से जिस्म में इम्यून सिस्टम बेदार होने में कुछ वक्त लगता है, तो मुमकिन है कि वो शख्स जिसने आज वैक्सीन लगवाई है वो कल ही वायरस से एक्सपोज हुआ हो और उसको अभी वैक्सीन ने मुकम्मल तौर पर मुदाफ़ियत मुहैया भी ना की हो और वायरस की रेप्लिकेशन उस शख्स में हो जाए, तो ऐसे शख्स को वैक्सीन लगने की बाद भी कोविड हो सकता है। तो ऐसी सूरत में क्या करना है? तो उसमें यह है कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए, जैसे कि एंटीवायरल ड्रग्स हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह जैसे कि हॉस्पिटल्स में दिए जाते हैं। ऐसे शख्स को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए और उसके बाद ठीक हो जाने के बाद उस शख्स को वैक्सीन की दूसरी डोज लगानी चाहिए। और अब बात करते हैं कि क्या मैसेंजर आरएनए कोविड-19 वैक्सीन उन लोगों को लगवानी चाहिए जो पहले से किसी बीमारी का शिकार हैं। मिसाल के तौर पे वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम किसी बीमारी या दवा की वजह से कमज़ोर है, जैसे कि HIV के मरीज़ या वो लोग जो कि इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन ले रहे हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं मरीज़, DMARDs लेते हैं। अगर उनकी बीमारी स्टेबल है तो उन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए, लेकिन बहरहाल इस सिलसिले में उन्हें अपने मॉलिज से ज़रूर मशवरा करना है। वो मरीज़ जिन्हें ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, जैसे कि थायराइड का प्रॉब्लम है या कोई जोड़ों की तकलीफ़ है, वो भी अपने मॉलिज के मशवरे से वैक्सीन लगवा सकते हैं और लगवाई जानी चाहिए। इसी तरह मुख्तलिफ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस का शिकार लोग भी यही प्रैक्टिस अपनाएंगे। और इसके अलावा प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे को फ़िलहाल इस वैक्सीन से स्टडीज़ बताती हैं कि कोई ख़तरा नहीं है। अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो भी स्टडीज़ के मुताबिक वैक्सीन का कोई नुकसान सामने नहीं आया है। हाँ, उन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगाई जानी चाहिए जिनमें पहली डोज के बाद खुदा न खास्ता अगर कोई शदीद एलर्जिक रिएक्शन देखने में आए, जिसके चांसेस कम हैं, या वो लोग जो एक्टिव डिजीज़ से गुजर रहे हैं, इनमें रिकवरी तक वैक्सीन लगाने का इंतज़ार किया जाना चाहिए। बहरहाल कोविड-19 वैक्सीनेशन का अमल इस वबा को रोकने में एक अहम संग मील साबित होगा और मेरी दुआ है कि आप और आपका ख़ानदान इस वबा से हमेशा महफूज रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस सिलसिले में अगर आपके कोई सवालात हों तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियोज़ में आपके तमाम सवालात के जवाब दे सकूँ।